नमस्कार बच्चों। 8वीं क्लास का लेसन नंबर 3 सामाजिक का लेसन नंबर 3 8वीं क्लास ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेसन नंबर 3 हमारा है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसके पाठ के विषय में पढ़ेंगे हम। इस पाठ में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, पाठ के पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप भी अपनी जो एनसीईआरटी की आपके पास जो बुक है उस बुक से आप अपना पूरा पाठ का अध्ययन कर सकते हैं, ताकि अगर पाठ का अध्ययन आप नहीं करेंगे तो जो समझाया जाएगा, जो बताया जाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है एक बार पूरे पाठ को आप पढ़ें, उसके बाद है इस पाठ को समझें। तो पहला हमारा विवरण में देखिएगा। पहला है कंपनी दीवान बन गई। कंपनी दीवान बन गई। पहले कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी और व्यापार के माध्यम से व्यापार करने के बाद वो अपना व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे वो यहाँ की शासक बन बैठी, दीवान बन बैठी। देखिए 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की उपस्थिति में राउट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। अब इस मुग़ल बादशाह ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 को क्या बना दिया, बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। बंगाल का दीवानी उसको दे दी। तो बंगाल में जितना भी भूमि कर आता है या जितनी भी यहाँ की आमदनी है उस पर आपका एकाधिकार स्थापित हो गया। और उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। तो कंपनी की आमदनी, अब कंपनी की जो आमदनी है वो बढ़ गई थी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। तो कंपनी दीवान बन गई लेकिन खुद को क्या मानती थी, अब व्यापारी ही मानती थी। 5 साल के अंदर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना हो चुका था। अब कंपनी को भारत से वस्तुएं खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी नहीं मंगवाना पड़ता था। बंगाल की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। अब कंपनी ने क्या कर दिया, अपनी जो आमदनी थी उसको बढ़ा दिया था, दुगना कर दिया था। और क्या हो रहा था, कंपनी भी व्यापारी की ही तरह यहाँ पर कार्य कर रही थी। हम व्यापारी हैं और यहाँ अपना सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए उनको अब इंग्लैंड से सोना चांदी मंगवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें इस अपने जो व्यापार को बढ़ाने के लिए, यहाँ के सैनिकों को पैसा देने के लिए, यहाँ के व्यापारियों को पैसा देने के लिए यहीं से पैसा मिल जाता था। खेती में सुधार की ज़रूरत। अगला टॉपिक हमारा खेती में सुधार की ज़रूरत। कंपनी के अफसरों को लगने लगा कि खेती में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका लगभग कृषि संबंधित जो उत्पाद थे वो एक देश से दूसरे देश में भेजते थे। तो उन्होंने कृषि में सुधार करने की सोची और 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। 1793 में क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसको पॉइंट नोट करना, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा तालुकदारों और को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अब इसमें क्या दिया गया, इस बंदोबस्त में शर्त लगाई गई कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसान से लगान वसूलने का जिम्मा सौंप दिया गया। अभी राजा है उस क्षेत्र का, यह तालुकदार है, उससे क्या है, जमींदार के रूप में उसको बाहर सौंप दिया कि आप जितने भी जमींदार हैं, जितने भी किसान हैं यहाँ के, उन किसानों से फसल का जो कर है या फसल है उनका वसूलने का जिम्मा है वो आपका है। इसको दिया गया स्थायी बंदोबस्त नाम। ग्रामीण जो कृषि के जो कार्य हो, स्थायी बंदोबस्त करना। 1793 ईस्वी में यह व्यवस्था लागू की गई थी। समस्या देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त ने कुछ समस्याएं पैदा कर दी थी। अब स्थायी बंदोबस्त में समस्या तो होती। कंपनी अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार करने के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। स्थायी बंदोबस्त लगा दिया, लेकिन जमींदार जो थे वो अपनी ज़मीन में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। ज़मीन में जो पैदा होता था उससे ही संतुष्ट थे, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा जो फसल है वो पैदा हो। जो जमींदार राजस्व चुकाने में सफल नहीं हो पाते थे उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। अब क्या किया अंग्रेज़ों ने, जो जमींदार जितना राजस्व उसकी जिम्मेवारी लगाई गई थी, अगर वो नहीं चुका पाते थे तो उसकी जो जिम्मेदारी थी वो छीन ली जाती थी। और राजस्व एक बार निश्चित होने के बाद बढ़ा घटा नहीं जाता था। और उस पर एक राजस्व का जो नियम बनाया उन्होंने, जितना
एक बार कर के रूप में बता दिया गया कि इतना कर आपने देना है, तो उतना ही कर देना पड़ता था। उसमें चाहे फसल हो चाहे ना हो, सूखा पड़े या फिर कुछ भी हो, किसान को उतना कर देना ही पड़ता था। उसमें कोई घटापटी नहीं होती थी। एक नई व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए महलवारी व्यवस्था लागू की गई। ये बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए क्या किया गया? महलवारी व्यवस्था लागू की। जैसे स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उसी प्रकार से क्या किया गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर, बंगाल के अंदर महलवारी व्यवस्था लागू की। इसमें राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था। महलवारी व्यवस्था के अंदर जो राजस्व था, जो कर था, उसको स्थायी रूप नहीं दिया गया था। गांव का मुखिया इस लगान को वसूलता था। भी फसल के हिसाब से, जितनी फसल होती है उसके हिसाब से ही कर लिया जाता था, और गांव का जो मुखिया होता था इस कर को वसूल करके, इकट्ठा करके कंपनी तक पहुंच जाता था। मुनरो व्यवस्था, अगला मुनरो व्यवस्था भाई। अगला हमारा मुनरो व्यवस्था देखिए, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में रियायतवारी व्यवस्था लागू की गई। कौन सी व्यवस्था? रियायतवारी व्यवस्था, इसको मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। इसे रीढ़ तथा मुनरो से विकसित किया गया। इन व्यवस्था में भी कुछ समस्याएं रही। ये मुनरो व्यवस्था थी, ये प्रश्न में करेंगे कंप्लीट इसको हम। क्या था ये? रियायतवारी व्यवस्था, मुनरो व्यवस्था। अगला है यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेज़ों को यह भी लगने लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल राजस्व वसूल किया जा सकता है, बल्कि यहाँ यूरोप की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसलें भी उगाई जा सकती हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या देखा कि भारत में हमारे व्यापार के साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत की जो आवश्यकता है उनको भी, और अंग्रेजी सरकार की जो आवश्यकता है उनको भी पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कुछ फसलें जैसे असम में चाय, बंगाल में पटसन, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, कपास उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया। अपनी आवश्यकता को पूरा कराने के लिए उन्होंने जहाँ पर जो फसल अच्छी प्रकार से होती थी वहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती मजबूर किया वहाँ पर इस फसल को पैदा करने के लिए। इसलिए असम में चाय के बागान लगाए गए, बंगाल में पटसन उगाई गई, उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना उगाया गया, पंजाब के अंदर गेहूँ और कपास की पैदावार कर बढ़ाई गई। तो ये ज़बरन से काम लिया जाने लगा था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? अब भारतीय जो नील था उसकी मांग क्यों थी, क्यों बढ़ी उसकी मांग? नील का मुख्य उपयोग कपड़ा रंगने में किया जाता था। जो नील होती है हमारे, जो कपड़े में डालते हैं हम, उसी नील की बात करेंगे हम। नील का मुख्य उद्योग क्यों, व्यवसाय क्या था? नील से हम क्या करते, कपड़े को रंगते थे। वे अलग अलग प्रकार के जो कलर होते हैं कपड़े के अंदर, उस नील के माध्यम से तैयार किए जाते थे। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारा है वहाँ पर नील की जो खेती है वो की जाती थी। और भारतीय नील की मांग यूरोप में बहुत थी, क्योंकि यह अच्छी क्वालिटी का था, बढ़िया नील था। इसका कलर है वो बहुत कम घसता था, मेरा कलर जाता नहीं था, पक्का कलर होता था इसका। और लेकिन भारतीय जो विदेशी जो नील था वो इतना अच्छा, इतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं था। इसलिए यूरोपीय बाज़ारों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील की बहुत ज़्यादा मांग थी। अगला है हमारा भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती के रास्ते पर ढूंढने लगे। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों में छा गया और सन 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% या 95% हो चुका था। अब भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, और ब्रिटेन की भारत में दिलचस्पी बढ़ने क्योंकि भारत के द्वारा ब्रिटेन की जो आवश्यकताएं थी और व्यापार की वस्तुओं के साथ साथ और भी अन्य वस्तुओं की बहुत ज़्यादा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार था उनमें मांग थी। तो वहाँ पर भारत का जो नील था वो नील पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का नील था, और इसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय को मजबूर किया जाने लगा, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर 95% नील भारत का ही बिकता था और कोई नील भी नहीं बिकता था। अगला है नील की खेती कैसे की जाती थी। अब नील की खेती कैसे की जाती थी देखिएगा। नील की खेती के दो तरीके होते थे, निज और रैयती। दो तरीक़ों से खेती की जाती थी, एक तो निज और एक रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान का मालिक एक व्यक्ति होता था, जो रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिकों रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। अब दो प्रकार से खेती की जाती थी नील की।
नीज और रेत, एक तो अपनी खुद की खेती करना और रेतों के एक रेतों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा खेती करवाना। तो बागान मालिक होते थे, एक तो अपने बागान होते थे उसके, और उसमें अपने जो मजदूर होते थे उनके द्वारा नील की खेती है वो करवाते थे अनुबंध के आधार पर। इतने 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का ठेका करके उस पर नील की खेती है वो की जाती थी। नील विद्रोह, नील का विद्रोह देखिएगा। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। अब मार्च 1859 में क्या किया, बंगाल के जो रैयत थे उन्होंने नील की खेती करने से इनकार कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। यह विद्रोह फैलता गया, रैयतों की दुर्दशा होने लगी। बाद में महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में शामिल हो गए और महात्मा गांधी ने इन रैयतों का बागान मालिकों का साथ भी दिया था। तो आज की वीडियो में करेंगे इतना ही, ये पाठ था। और साथ साथ आप इस पाठ को अपनी किताब से अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैंने अपने हिसाब से इस पाठ को आपको करवा दिया है, और साथ में आप भी अपनी किताब से इसको अच्छी प्रकार पढ़ेंगे तो आपको ये पाठ है अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।